और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। देश के खिलाफ सियासत बढ़ाती है कांग्रेस की ताकत। आरक्षण पर राहुल का बयान, मचा सियासी घमासान। जातीय जनगणना जरूरी, वोट की सियासी मजबूरी। निष्पक्ष चुनाव पर कोसा राहुल को, चीन पर भरोसा। राहुल की देश पर बात, अखिलेश देंगे कांग्रेस का साथ। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस के भी नेता मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रशांत उमराव जी, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, सवाल कि बार बार विदेश जब भी जाते हैं तो भारत की बात करते करते, ठीक है बीजेपी से बैर, मोदी से बैर, सरकार तो सबकी होती है, सरकार के काम करने के तरीके भी होते हैं, सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन जब उसमें भारत की बात आती है तो कई चीजें ऐसी कह दी जाती है कि जो बाहर वाकई विदेशी धरती पर भारतीय रह रहे हैं उनके मन में भी शंका पैदा, वहां के लोग, उनके भी मन में शंका। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार हुआ। ये आदत है या फिर कुछ और है? देखिए राहुल जी, राहुल गांधी जो हैं विदेशी मां के पुत्र हैं और उनकी देशभक्ति में कहीं न कहीं उनकी निष्ठा में संदेह है। और वो लंदन के भी निवासी है। लंदन में, इंग्लैंड में उनकी कंपनी चलती है, वहां की भी सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप यहाँ पे लिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उनका मामला लंबित है। तो कहीं न कहीं उसमें उनके देश की निष्ठा के बारे में संदेह है और इसीलिए जाकर के विदेश में जाकर के देश के बारे में अनर्गल बयान करते हैं। राजनीति एक हद तक ठीक है, देश के अंदर आप राजनीति करिए, लेकिन विदेश में जाना इस तरह उनको दिखाता है। और जिस प्रकार ओबीसी के विरोध में जाकर के वहां विदेश में जाकर के बोल रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये कांग्रेस की असली जो सामंतवादी मानसिकता है उसको दिखाता है। कांग्रेस का चरित्र सदैव एससी एसटी ओबीसी विरोधी रहा है। इन्होंने कभी मंडल कमीशन लागू नहीं किया, काका कालेकर कमीशन लागू नहीं किया। आज इनके 8 महासचिवों में खाली एक ओबीसी है। मुख्यमंत्री ओबीसी को बनाते नहीं है, नहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करेंगे, लेकिन जहां पे इनकी राज्य है वहां पे जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। जब इनकी सरकार थी तो जाति वाला कॉलम हटा दिया था। ये कांग्रेस का ये जो एससी एसटी ओबीसी विरोधी चरित्र है, ये जाकर के वहां दिखा रहे हैं और देश की जनता इसलिए इनको लगातार हराने का काम कर रही है। ये कहते हैं कि सरकार कमजोर हो गई है। सरकार कमजोर नहीं हुई है। आप तो ये लगातार 3 बार से कांग्रेस जो वहां पे हार रही है, इनके हमारे 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अकेले आई है। सारी विपक्षी दल उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव अगर होता तो हो सकता है कि चीजें अलग होती। और यही मैं कह देता हूं राहुल गांधी की भाषा में, निष्पक्ष चुनाव नहीं तो भी इतनी अच्छी सीटें धर्मेंद्र जी आप लोगों को मिली। देखिए राहुल जी, पहले तो राहुल जी के बयान पर हम आए, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कहां से इतने विद्वान प्रवक्ता ले आए जिनकी पीढ़ियों ने देश में शहादत दी, उनको किस तरह से अमर्यादित भाषा में बात कर रहे हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी चाल चलित चेहरा है। अब देखिए राहुल जी के बयान को 2 नजरिए से देखिए। एक तो विदेशी धरती पर बोला है, दूसरी बात तख्त। तो तख्त में राहुल जी, अगर आप कहीं राहुल गांधी जी ने गलत बोला है तो उसको बताएं भारतीय जनता पार्टी कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका की धरती पर एक गलत तथ्य बोले हैं। और अगर जहां तक विदेशी धरती पे बात करने की मैं इसीलिए तो आपसे पहला सवाल किया, जो उनका तथ्य था उसी पर मैंने सवाल किया। नहीं, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर बोलने की बात अगर राहुल गांधी की चर्चा करते हैं तो उससे पहले आपको याद होना चाहिए 2013 से लेकर के जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जो देश की चुनी हुई सरकार थी उसको उन्होंने कमजोर लोगों की सरकार बोला था। आपको इसी संघाई में जिसको लेकर के बड़ा परेशान हो जा रहे हैं, जिसको झूला झुला रहे थे, संघाई में जाकर के इन्होंने कहा था कि भारतीय होने में लोग कुछ सालों पहले तक शर्म महसूस करते थे बताने में कि भारत में पैदा हुए थे। आपको याद होगा कनाडा में जाकर के किस तरह से भारत को स्कैम इंडिया इन्होंने कहा। किस तरह से अमेरिका हो, कनाडा हो, चीन हो, तमाम देशों में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी आपत्तिजनक बातें की जो देश को शर्मसार करती है। मैं आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूं, अमेरिका में 17 में बोला था राहुल गांधी ने, भारत हजारों साल से एकता सद्भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ताकतें भारत को बांट रही है। मैं भी आपको बता रहा हूं, बात तो सुनिए पहले। राहुल गांधी की बात हो रही है। बहरीन में कहा भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश को बांटने वाली ताकतें तय कर रही है कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सिंगापुर में कहा गया भारत अपनी विविधता की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब आजादी खतरे में है।
लंदन में बोला देश का अपमान मैं नहीं मोदी जी करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है। राहुल पे कभी हमला किया गया क्या? फिर क्या कहा बेल्जियम में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत में सब कुछ बदल गया है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बिल्कुल देखिए, आप जब राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय बोलते हैं, विदेशी बात उसकी नहीं है, मैंने आपसे एक सवाल किया था ना, उसका जवाब नहीं आ पाया धर्मेंद्र जी। नहीं, आप पूछे स्पेसिफिक। आपने कहा लेट मी कंप्लीट तो हो गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप पूछे, सवाल पूछे। मैं फिर दोबारा सवाल पूछूं? मैं राहुल गांधी को सच मान लेता हूं उनके एक बयान को कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव में भी आपने इतनी ज्यादा सीटें जीत ली। उन्होंने उनका पूरा सेंटेंस आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, मसल्स सिस्टम किस तरह से चुनाव आयोग ने उनको परोस करके थाली दी। अगर ये सारी चीजें न होती, निष्पक्ष तरीके का मतलब पूरा एक जो सेटअप बना करके भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचन आयोग ने दिया, उनके हिसाब से निर्वाचन की डेटें, गैप्स, उनके हिसाब से ऑफिसर्स की पोस्टिंग, ये सेटअप तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होता तो हम लोग 60 के ऊपर जीतते। प्रशांत उमराव जी, माने अब ये बात देखिए, राहुल जी तथ्य रहेगा। राहुल गांधी ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर बोल दिया और संदर्भ सहित व्याख्या समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है तो फिर ये 37 सीट जो इन्होंने जीते, क्यों अपना दिन भर अखिलेश यादव और उनके साथी लोग कहते हैं कि हम लोग जीत गए, हमने भाजपा को हरा दिया। अगर वाकई निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो ये लोग कैसे जीत गए हैं? और जिन राज्यों में तो कांग्रेस की भी सरकारें थी, वहां पर भी ये लोग 100 में इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, झारखंड में इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। तो क्यों खराब रहा है? तेलंगाना में खराब रहा है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। तो ये इनका पुराना एजेंडा है। अगर चुनाव आयोग ही जिताता, हराता होता तो कांग्रेस पार्टी कभी हारती नहीं। 14 में तो कांग्रेस पार्टी का ही चुनाव आयुक्त था ना। इनके नवीन चावला ने 2009 में चुनाव कराया, उसके बाद इनके द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्तों ने चुनाव कराया। इस तरह अगर होता तो कोई पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी तो कभी सत्ता से हटती नहीं। तो यही चीज तो हम कह रहे हैं कि जिसकी देश में निष्ठा नहीं है, जिसकी मां विदेशी हो, तो देश से कैसे निष्ठा करेगा? देश से बाहर जा करके तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का काम करेगा। इन्हीं देश की संस्थाओं ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टी का आज एक पार्टी नहीं, वो तो खतरे में है, आजादी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ तो खतरे में है। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं विदेश की धरती। राहुल जी, राहुल बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने का काम करते हैं कि लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करते हैं, संघ को गाली देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। उसी जेल जाने से बचने के लिए, अपनी सदस्यता बचाने के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, और विदेश में जाके कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो ये संस्थाएं बिकी हुई हैं, कमजोर हैं। तो ये इनके कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक, धर्मेंद्र कहते हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाओं। धर्मेंद्र जी, हालांकि वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तो आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। राहुल जी, अब देखिए किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने वाले दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। आप उनकी मां पे उंगली उठाते हैं, जो अपनी मां को 2000 के लिए लाइन में लगा दिया उसकी बात नहीं करते हैं, जो अपने परिवार को न्याय नहीं दे सका उसकी बात नहीं करते हैं। आपको मतलब ये बोलते हुए कि किसी के परिवार पे चले जाने के पहले आप अपनी उपलब्धियों पर चर्चा क्यों नहीं करते? दूसरी बात, राहुल गांधी जी का एक शब्द बताइए विदेशी धरती पर बोला गया, अमेरिका के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, जो गलत हो। क्या अगर उनसे सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों की नौकरियों की क्या स्थिति है, हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या, आजादी के बाद 380 कपास की मिले आजादी के बाद भारत को मिली थी, उसके बाद चाहे नॉर्थन कंपनियां हो और चाहे अपट्रान से लेकर के, चमकी से लेकर के और तमाम पीएसयूज को निर्माण हो, कांग्रेस शासित या जो तत्कालीन सरकारें रही आजादी के बाद, उन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण किया। आप एक पीएसयू का नाम बताइए जो 11 साल की सरकार में आपने स्थापित किया हो, जिसमें देश के नौजवानों को आपने नौकरियां दिया हो। ये तो आप बता नहीं पाएंगे। आप उनकी मां कौन थी, उनके पिताजी कौन थे, उनकी शहादत को भी याद करिए। आपका रोल खराब था आजादी की लड़ाई में। आप मुखबिरी करने वाले लोग दूसरों के चरित्र पर जो है आप उंगली उठाते हैं। नहीं, कौन सी शहादत की है? देश के अंदर देश की सेवा करते हो, प्रधानमंत्री रहते हो, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी की हत्या होती है, शहादत आपको कौन सी दिखती है? अच्छा, ये क्यों? अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, नहीं, सिखों को लेकर ये बयान क्यों देते नजर आए? आप अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन में आपके नेता चिट्ठी लिख रहे थे कि हमको जो है, हम तो अंग्रेजों के साथ रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। नाभा जेल से माफी मांग के जवाहरलाल नेहरू भागे थे। धर्मेंद्र जी, 4 दिन नहीं, धर्मेंद्र जी, जवाहरलाल नेहरू, धर्मेंद्र जी भागे थे। पूरा गांधी परिवार माफी वीरों का इतिहास है। राहुल गांधी 3 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के बचा है।
पेंशन 3 बार माफी मांग के सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी बचा है, अपनी सदस्यता बचाई है। और औरंगजेबी लोगों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज बता दीजिए धर्मेंद्र जी जीते जी सिखों को लेकर बयान दिया, उनकी आजादी क्या ये सब बीजेपी वाले छीन रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी वाले एसजीपीसी का चुनाव कराने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? क्यों पंजाब को देश के उनके अंदर ऐसा भाव पैदा कर रहे हैं? तो आप पूछिए ना जाकर के एसजीपीसी चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। देखिए आप नहीं, ये बातें तो नहीं कही ना उन्होंने कुछ और कहा है जो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। उसके पीछे मैं कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान तमाम देखिए एक रंग के फूल से गुलदस्ता नहीं बनता। हिंदुस्तान ऐसा तमाम रंग के फूल उसका गुलदस्ता हो, चाहे भाषा हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, क्लाइमेट हो, तमाम एक तरह से हिंदुस्तान सुंदर इसलिए बनता है कि वेशभूषा, रंग, रूप, खाना पीना अलग होने के बाद सब एक साथ राष्ट्र भावना के साथ हिंदुस्तान चाहते थे। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बीच चर्चा में आपका भी स्वागत है। 2014 से पहले, हाँ एक मिनट धर्मेंद्र जी, 2014 से पहले यही जो आपने गुलदस्ते की बात की कि हर एक फूल इस गुलदस्ते में, लेकिन ये 2014 के बाद सब मुरझा गए। 14 के बाद आप, हाँ मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आपकी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं सर। 14 डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, और यही बातें राहुल गांधी ने कह दी तो क्या गलत कहा? अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। वही मैं कह रहा हूं कि 14 से पहले जो गुलदस्ते की बात कर रहे हैं, यानी कि समाज के हर तबके की बात की जा रही थी, वो गुलदस्ता एक पॉट में लगा हुआ था जिसे अब उखाड़ के बीजेपी वाले फेंक रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। जी, आपका प्रश्न मुझसे है? आप ही से है। जी जी जी। अगर एक इस समय की सांसद कहती है कि स्वतंत्रता मिली है 2014 के बाद, इस देश के सांसद, इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री विदेश से लेके देश में बैठ के सिर्फ यही बात करते हैं, तो उस बात के बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को बयां कर रहा है कि समानता होनी चाहिए और हर उस वर्ग को, हर उस जाति को, हर उस तबके को समानता मिलनी चाहिए, जिससे उसको हम एक विकास की धारा से जोड़ सके, तो उस पर प्रश्न जरूर खड़े होंगे। ठीक। लगातार पिछले 10 वर्षों से जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी ने बाहर बात की होगी, उन्होंने हर बार यही कहा है कि 2014 से पहले इस देश में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों के बनने से पहले महात्मा गांधी कोई जानता नहीं था, यहाँ तक कहा हुआ है। कितने प्रश्न खड़े किए आप लोगों ने, और यहाँ पे राहुल गांधी ने सीधा प्रश्न किया कि देश के लोगों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, समानता दिखानी चाहिए, उस गुलदस्ते को बराबर रखना चाहिए। तो उन पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। कितनी हास्यास्पद स्थिति इस देश की कि प्रश्न, यही तो बात मैं भी कह रहा हूं। जिस समानता की बात आज हो रही है, हिंदू मैरिज एक्ट ला दिया जाता है लेकिन पर्सनल लॉ से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। इसी समानता की बात करता हूं। आरक्षण की बात हो रही है, मैं बात जो बातें कह रहा हूं, आप बात तो सुनिए। मैं समानता की बातें कर रहा हूं, मैं आरक्षण की बात करता हूं। ठीक है, कोई गरीब, मैं सुनिए पहले मेरी बात, किसने हाथ पकड़ा है समानता? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। समानता वाले काम नहीं करने, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो वही कह रहा हूं जो कांग्रेस की समानता है, मैं तो वही गिनवा रहा हूं। कहते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, हाथ कोई किसी का नहीं पकड़ा, ना जुबान पकड़ रखा है, इसीलिए तो राहुल गांधी बोलते हैं। आप पीएम पर बोल रही हैं, बीजेपी वालों को कोई किसी को पकड़ नहीं रखा है। मैं कह तो रही हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आके विदेश में कहते हैं कि 2014 से पहले देश में कुछ वाकई हाथ किसने पकड़ रखा है? जाति जनगणना कराना होता नेहरू के दौर से, इंदिरा के दौर से, राहुल के दौर से, कांग्रेस शासनकाल रहा, फिर प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। जाति जनगणना करा लेना चाहिए था। हाथ किसने पकड़ा था? जो राहुल गांधी अमेरिका में बोल रहे हैं, जो अब नहीं हुआ वो बीजेपी वाले करे। आज जो करा सकते, तो शांत उमराव जी, जो नहीं हुआ वो आप लोग कीजिए, करने में दिक्कत क्या है? और कांग्रेस से पूछ के कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। क्यों नहीं कराया तो हम भी नहीं कराएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस से पूछ के कीजिए, राहुल गांधी से पूछ के कीजिए कि करना क्या है, वो मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, कम से कम देश की जनता ने चुन के, मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर का आशीर्वाद है। आप लोगों को भी तो चुना गया था। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आप लोगों को चुना गया था। समानता की बात मैंने कही तो कह रहे हैं कि हाथ किसने पकड़ा है? समानता की बात अगर कर रहे हैं तो दिक्कत किसको है? किसको दिक्कत है?
क्या इस देश को स्वतंत्रता 2014 के बाद मिली है? आप इसको हाँ कहेंगे क्या? नहीं तो क्या आपने राहुल कितने गांधी की मुश्किल तुलना किए? आप कंगना और आज रनौत से यहाँ कर पे रही राहुल हैं? गांधी समानता की बात कर रहे हैं, सबको दिक्कत कंगना हो रही है। रनौत से राहुल गांधी की सबके तुलना पेट कर में रही हैं फूस क्या? रही है, क्योंकि वो सच्ची बात कर रहे हैं। प्रशांत उमराव जी, जी, आप लोग को पूछ के करना देखिए राहुल चाहिए। गांधी भी कांग्रेस पार्टी अब तो में नेता समानता ला नहीं प्रतिपक्ष है, पा अब रहे तो हैं बुलाकर पूछिए आप लोग। राहुल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में 8 महासचिव, 8 में खाली एक ओबीसी है, 19% खाली इनके सीडब्ल्यूसी में मेंबर हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया, उसकी रिपोर्ट जो है जारी नहीं कर पा रहे हैं। जो अपनी सरकार थी तो उन्होंने उस पर कराया नहीं। मोदी जी को तो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी तो काम कर रहे हैं। देश के जो गड्ढे कांग्रेस ने 60-70 साल में किए थे, उनको गड्ढों का बनने काम किया। हम सारे काम करेंगे। अमित शाह जी ने तो बोला कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उस पर विमर्श होगा, हमने कब मना किया है। लेकिन आप हमारे पर उंगली उठाने से पहले आपने जिन राज्यों में सर्वे करा के रखा है वहां पे पहले जारी कर दीजिए। अभी कांग्रेस से पहले एसएससी ओबीसी का आरक्षण पूरी तरीके से लागू कर दीजिए। आप कहते हैं ना 60% है, 60% वहां आप उसके लिए कोई संविधान नहीं, परिवर्तन केंद्र तो करना करेगी, नहीं है। केंद्र आपको करेगी, CWC तब वो में तो देना करेंगे। है, महासचिव बनाना है, उसके लिए तो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वहां तो पहले करके दिखा दीजिए ना। तो हमारे पर सवाल उठाइए। केंद्र करे तब वो करेंगे। नहीं, उसमें केंद्र इनका तो जातिगत सर्वे हो रखा है, छत्तीसगढ़ में भी और कर्नाटक में है। और कर्नाटक में तो इनकी नहीं, अपनी आरक्षण सरकार है। की बात मैं सिद्धारमैया कर जी रहा था। पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जातिगत सर्वे करा के रखा है, उसकी रिपोर्ट वो लोग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं परिवार की बात, और जिन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, मंच पे तकिया दिया, पिता के जीवित रहते पार्टी में नहीं, कब्जा अब कर देखिए, लिया, जाने अपने दीजिए, भाई छोड़ को घर दीजिए, से निकाल पर्सनल दिया, ना होइए, चाचा छोड़ को नई देते उस पार्टी बात बनानी को। पड़ी, वो लोग परिवार की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, जिनका पैर छू करके पीछे खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े, उनको जो उनका नमस्ते नहीं ले रहे थे, उनके आंखें भर आई थी, रो रहे थे, ऐसे लोग दूसरे के परिवार पर उंगली उठा रहे। अरे परिवार का तुम क्या जानो? तुम लोगों के पास तो परिवार है, नहीं जानोगे क्या? सबसे महत्वपूर्ण परिवार का महत्व क्या समझो? अब दूसरी बात, जब आपको कुछ करना नहीं, इतिहास से सीख लेकर के अच्छे काम किए जाते हैं। आजादी के बाद औद्योगिकरण की जरूरत थी, जिन चीजों की जरूरत थी, IIM, एम्स और IT और चीजों को बनाना था, तो कांग्रेस या तत्कालीन सरकार ने बनाया। एक मिनट, उससे धर्मेंद्र जी, आगे धर्मेंद्र बनाने जी, के बजाय धर्मेंद्र आप जी, उल्टा ये कहने को कम धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, इतिहास से सीख लेते हैं बहादुर, धर्मेंद्र जी, और इतिहास का उदाहरण देते हैं कायर। धर्मेंद्र आप लोग जो जी, काम नहीं करते इसलिए बार बार इतिहास तरफ जाते हैं। कायर हैं, जी, कायर हैं ये सब। अगर इतिहास से सीख करके देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं, प्रशांत जी, केवल इतिहास में हुई प्रशांत जी, कमियों को जवाब आप दीजिए, ले करके दिखाना चाहते हैं, जवाब दीजिए, समय जवाब। के हिसाब से डिमांड बढ़ती है। नहीं, उस हिसाब से तो कायर सबसे अखिलेश यादव है। मुलायम सिंह जी की पूरी राजनीति जो है गैर कांग्रेसवाद पर रही। मुलायम सिंह जी ने कभी समाजवादी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस के विरोध में सदैव उनकी राजनीति रही। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने कब्जा किया समाजवादी पार्टी पर, मुलायम सिंह यादव को साइड करके 2017 में पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, अब जाके कांग्रेस विरोध में बैठ गए। बार बार कांग्रेस जो अखिलेश को अपमानित करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव अपमानित किया, हरियाणा में एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो अपने पिता के सिद्धांत का नहीं देखती है, जो अपने पिता को नहीं मानता, अपने पिता की कुर्सी पर कब्जा कर लिया उनके। अरे राहुल जी, मुलायम सिंह यादव को कहना पड़ा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जो अपने पिता का ये जो व्यक्ति हुआ, जो अपने खून का नहीं हुआ, तो दूसरे से सिद्धांत की क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भर रहे थे, 56 इंची सीने की बात कर रहे थे। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मणिपुर में राहुल गांधी को तब ज्यादा सुना जाएगा जब वो विदेश की धरती से कुछ बोलेंगे, या राहुल गांधी को तब ज्यादा सुना जाएगा जो अपनी धरती पर बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपको। धर्मेंद्र जी, घर की लड़ाई है, घर में ही होने दीजिए, बाहर क्या जरूरत? राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर ऐसा कुछ नहीं बोला जो देश का सम्मान गिरे। प्रधानमंत्री जी ऐसे कई शब्द बोल चुके हैं जिससे देश का सम्मान लगातार गिरा है। मैंने आपको कहा भी, कहिए सुना दूं, उन्हीं की भाषा में सुना दूं। किस तरह देश को स्कैम इंडिया बोला, किस तरह से बताया कि मुझे तो कोई पूर्व जन्म का पाप किए रहे होंगे जो हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा, ऐसा डॉक्टर सुधा मिश्रा, तो ये चीजें तो आप बोलते समय हालांकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए आप। दूसरी बात राहुल, एक मिनट धर्मेंद्र जी, कम समय मिला, लेट है सुधा मिश्रा बोला जाए चाहे विदेश की धरती पर। राहुल जी के पास कौन बन रहा है, अगर आप देखेंगे उठा के तो आवाज जहाँ सुनी जा रही है राहुल जी की सुन जा रही है। उनको विदेशी धरती या देश की धरती पे कहीं भी, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आप, मैं यहाँ बोल रही हूँ, मुझे बहुत से लोग बाहर सुन रहे होंगे और बाहर से बहुत से लोग बोलते हैं हम सुनते हैं। तो ये जो बातें हैं ना कि देश की धरती, विदेश की धरती, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया सुन सकती है, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो जो प्रश्न आप लोग खड़े करते हैं, प्लीज
ये जो बचकाने वाले प्रश्न हैं, करना बंद करिए। नहीं, आप हमें हम बताएंगे जब ये अपने बचकाने वाले प्रश्न है सुधा मिश्रा जी? नहीं, नहीं, आप बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, वो आप तय करेंगी हमें कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना है। आपातकाल चल रहा है क्या? लाइट काट देंगी आप किस तरीके से बात कर रही हैं? थोड़े अपने लहजे को सौम्यता लाइए अपने लहजे में। मेरा सवाल था, सीधा जवाब देती। आप नहीं तय करने वाली मेरे सवाल को। होने के बाद अपना शुरू कर देते। अरे प्रश्न पूछने पहले के बाद आप उसका उत्तर भी आएगा। तरीका डिबेट किस तरीके से किया जाता है, पहले उसका तरीका सीख लीजिए। तरीका, प्रश्न का उत्तर आपको लेना नहीं है, बस तरीका। नहीं तो आप तय कर रही है ना कि आप मुझे कौन सा सवाल करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। खाके में आपको प्रश्न का उत्तर सही लगेगा, बता दीजिए, हम उसी खाके में चलते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर खाते की बात नहीं है, आप तय कर रहे हैं कि मुझे कौन सा सवाल करना चाहिए, किस तरीके से सवाल करना चाहिए। प्रश्नों को हम आपके कर उत्तर नहीं दे सकते। मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। उत्तर हमारा होगा। कहीं पर्सनल ना होइए, पर्सनल ना होइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी विदेश में बैठे, कई बातें हालांकि पहली बार नहीं कई बार कह चुके हैं, लेकिन ऐसी बातें जिस पर बीजेपी हमलावर है। हालांकि आने वाले दिनों में और भी इस पर राजनीति होनी तय है, दो टूक में इतना ही। प्रस्तुतकर्ता HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। बिल्ड योर ड्रीम करियर विद बेस्ट प्लेसमेंट्स। बड़ी खबर सहारनपुर से आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 1 करोड़ कैश बरामद। एक आरोपी को भी टीम ने गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशन पर चल रहा था सघन चेकिंग अभियान, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की भी की जा रही थी चेकिंग। इस दौरान बड़ी कामयाबी आरपीएफ को। तो सहारनपुर से बड़ी खबर, करीब 1 करोड़ कैश बरामद। तो आरपीएफ ने चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि रेलवे स्टेशन पास मौजूद पार्किंग में भी चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां एक गाड़ी से 1 करोड़ कैश बरामद। तो बड़ी खबर, एक आरोपी को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। उन्नाव में टीचर ने छात्र की पिटाई की। 8वीं के छात्र को डंडों से पीटा। ब्लैक बोर्ड पर लिखा शब्द नहीं पढ़ पाया था छात्र की पीठ पर पिटाई के निशान। पिता ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा गांव का मामला। बाधा से बड़ी खबर, मरीजों के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। मरीज का बाहर से कराया जा रहा एक्सरे। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते वीडियो वायरल। जिला अस्पताल में नहीं मिली एक्सरे की सुविधा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बांदा से मरीजों के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। इस तरीके से स्ट्रेचर नहीं मिला, मरीज का बाहर से कराया जा रहा एक्सरे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते वीडियो वायरल। हालांकि स्ट्रेचर नहीं मिला, ऊपर जिस तरीके से लाद कर ले जाते 4 लोग दिखाई दे रहा है और एक पंखे से हवा हिलाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बाधा की तस्वीरें देखिए। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से यहां काम करता है। मरीज का बाहर से कराया जा रहा एक्सरे। बस्ती में चोरों का आतंक, पुलिस गश्त पर उठ रहे सवाल। दरवाजों को काटकर घर में घुसे चोर, कीमती सामान लेकर चोर फरार। कलवारी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो कलवारी थाना क्षेत्र के छरदही गांव का मामला। तो बस्ती में चोरों का आतंक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस गश्त पर उठ रहे सवाल। जहां दरवाजे को काटकर घर में घुसे चोर। बड़ी खबर, कलवारी थाना क्षेत्र के छरदही गांव का मामला। तो कीमती सामान लेकर चोर हुए फरार। फिरोजाबाद में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। झमाझम बारिशों से तापमान में गिरावट। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां अचानक मौसम बदला, झमाझम बारिश हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने राहत की सांस ली।
जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बारिश की फुहारों ने फिजा में ठंडक ला दी तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। ललितपुर में आकाशीय बिजली का कहर, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। खेत में काम करने के दौरान हादसा, सदर कोतवाली की चौकी विरधा गांव का ये मामला। तो ललितपुर में आकाशीय बिजली का कहर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हुई है। तो खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ है। सदर कोतवाली चौकी के विरधा गांव का यह पूरा मामला। तो आकाशीय बिजली का कहर ललितपुर में। अलीगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 1 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद। तो अलीगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां 1 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से। बढ़ते आगे, बड़ी खबर श्रावस्ती से अज्ञात जानवरों का आतंक, जानवर के हमले से 3 साल की मासूम, हालांकि 3 साल का मासूम जख्मी हुआ है। घर के पास खेलने के दौरान अज्ञात जानवर ने हमला किया। घर के पास खेलने के दौरान मासूम पर अज्ञात जानवर का हमला, लोगों ने भेड़िए के हमले की जताई आशंका। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का यह पूरा मामला। तो घर के पास खेलने के दौरान ये पूरा मामला सामने आया, लोगों ने भेड़िए के हमले की आशंका जाहिर की। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का ये पूरा मामला। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। विधायक विनय वर्मा ने किया प्रदर्शन, समर्थकों के साथ जमकर की नारेबाजी। सुनवाई नहीं होने पर दिया धरना। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह पर लगाया गंभीर आरोप, रिश्वत लेकर थानाध्यक्ष बदलने का आरोप लगाया है। विधायक विनय शर्मा ने किया प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोला गया, समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की गई। तो बड़ी खबर, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन हुआ, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई नहीं होने पर धरना दिया गया। पुलिस अधीक्षक प्राचीन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए। तो रिश्वत लेकर थानाध्यक्ष बदलने का आरोप। रायबरेली से बड़ी खबर, ऊंचाहार एक्सप्रेस से हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई है। अपनी बेटी के ससुराल पहुंची थी महिला, देवकुमारी नाम से महिला की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो रायबरेली से बड़ी खबर, ऊंचाहार एक्सप्रेस से हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा कि अपनी बेटी के ससुराल पहुंची थी महिला, हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देवकुमारी नाम से महिला की पहचान हुई। बड़ी खबर, आगरा से रिटायर्ड कर्नल की हुई मौत, चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। जेल में रिहाई से 1 दिन पहले रिटायर्ड कर्नल की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का होगा खुलासा। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। तो आगरा से बड़ी खबर, रिटायर्ड कर्नल की मौत, चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। जेल में रिहाई से 1 दिन पहले रिटायर्ड कर्नल की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा होगा। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। आखिर किसके निशाने पर थी कालिंदी एक्सप्रेस? कौन था जो लगाना चाहता था लाशों का ढेर? एक के बाद एक होते ट्रेन हादसों के लिए कौन है जिम्मेदार? जांच एजेंसियां उसी की तलाश में जुटी हैं। कहां तक पहुंची कालिंदी एक्सप्रेस साजिश में? जांच रिपोर्ट देखिए। कालिंदी एक्सप्रेस साजिश मामले में जांच जारी है। क्राइम ब्रांच और एनआईए मामले की तफ्तीश कर रही है। एनआईए की टीम ने कानपुर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। एडीजी रेलवे प्रकाश डी और डीसीपी कानपुर वेस्ट राजेश कुमार ने घटनास्थल का जायजा किया। देखिए, इसमें कई संस्थाएं आई हैं और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। इसी बारे में अभी आपने देखा मीटिंग हुई है। इसमें आप देख रहे हो, आप आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस की भी टीम आई हुई,
सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या क्लूज मिल पाए हैं किन दिशा में? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। वहीं रेलवे ट्रैक पर जो गैस सिलेंडर रखा हुआ था उसके जरिए साजिश का तार सुलझाने की कोशिश हुई। पुलिस ने गैस एजेंसियों में पहुंचकर इस संदर्भ में पूछताछ की। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाए जाने की साजिश के मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस तमाम एजेंसियों के साथ जांच कर रही। इसी सिलसिले में उस सिलेंडर के जरिए जो सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था उससे भी साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस की तमाम टीमें जो शिवराजपुर कस्बा है उसमें जितने भी गैस सिलेंडर के सेंटर हैं वहां पर पहुंच रही है और लगातार लोगों से जांच पड़ताल करके ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सिलेंडर किसको डिलीवर हुआ था। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये आसानी से नहीं बताया जा सकता कि कौन से नंबर का सिलेंडर किसे डिलीवर हुआ था, इस तरीके का कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार जाँच कर रही है, तमाम गैस एजेंसियों में पहुँच रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है जो सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था उसे कौन ले गया था और उसे किसने वहां तक पहुंचाया। ऐसे में पुलिस की जांच में तमाम डीलर्स जो हैं इंडियन गैस एजेंसी के, क्योंकि इंडियन गैस का सिलेंडर था तो तमाम डीलर्स भी जांच की रडार पर हैं और उनसे ये जानकारी हासिल की जा रही है कि ये सिलेंडर किसको डिलीवर हुआ था। लेकिन ये पता लगाना वाकई में आसान नहीं होता क्योंकि इस तरीके का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता और ना ही सिलेंडर में ऐसा कोई यूनिक नंबर रहता है। लेकिन पुलिस तीनों ही डीलर के पास पहुँची है और यहाँ से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सिलेंडर है ट्रैक पर बरामद हुआ वो किसे डिलीवर हुआ था और उसके बाद ये किसे दिया गया। तो ये एक कड़ी है जिसे जोड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है, क्योंकि इसी तरीके से जो वहाँ पर माचिस बरामद हुई थी, माचिस के जरिए भी पुलिस ने प्रयास ये किया कि अगर ये माचिस किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही बिकती हो तो उसके जरिए भी ये पता लगाया जा सके कि ये माचिस कहाँ पर बिकती है और उससे उस शख्स तक पहुँचा जा सके। लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम ने कायमगंज पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। यहाँ रेलवे ट्रैक से लकड़ी का लट्ठा बरामद हुआ। बता दें कि 9 सितंबर को कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रख दिया था। कालिंदी एक्सप्रेस जब उसे रास्ते से गुजर रही थी तब एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता के चलते इसको टाल दिया गया। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक के पास माचिस और पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल बरामद हुई। आखिर ये किसकी साजिश थी, कौन है जिसके निशाने पर थी कालिंदी एक्सप्रेस? उम्मीद है जल्दी सुरक्षा एजेंसियां इस पहेली को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगी। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी को ई रिक्शा के जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात प्रणाली लागू की गई। शहर की सड़कों पर ई रिक्शा का निर्धारित रूट पर QR कोड लगाकर रिक्शा चलाया जाएगा। सबसे पहले इसका आगाज काशी जोन के 11 थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके लिए 4 रूट तय किए गए हैं। इसका शुभारंभ वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने खुद अपने हाथों से QR कोड लगाकर किया। इस दौरान वाराणसी के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में QR कोड लगाया गया है ई रिक्शा में। हमारे साथ वाराणसी के जिलाधिकारी हैं। सर, इस सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं आप? वाराणसी में जब से कॉरिडोर बना, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई है और प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु मंदिर पे आ रहे हैं। सो उसको लेकर वाराणसी में ट्रैफिक की बहुत समस्याएं होने लगी और ई रिक्शा भी अप्रत्याशित रूप में आपकी बढ़ोतरी हो गई है। लगभग 24,000 ई रिक्शा शहर में जो चल रही है और इनके लिए अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं बना। सो इसको लेके पुलिस प्रशासन द्वारा एक जोनल सिस्टम जो बनाया गया था, जिसमें कलर कोडिंग के हिसाब से वो जोन इनको बटी गई ताकि सारे रिक्शा एक जगह आने पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी और यात्रियों को भी जो जहाँ हर जगह जाने के लिए एक सुविधा वो मिल जाएगा। और इसमें बाकी फिटनेस, उनकी इंश्योरेंस भी कितनी है, वो सारे एक QR कोड के ज़रिए जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं तो वो भी इसको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार एक इनका नियमित इसको एक रेगुलेशन ही कर रहे हैं। बाकी इनको जोन अलॉट करके ये वहीं पे इनको चलाने के लिए एक व्यवस्था है। ई रिक्शा है, उनके रूट्स निर्धारित करे गए हैं कि वो एक निर्धारित रूट पर चलेंगे ताकि एक पर्टिकुलर रूट पर बहुत अधिक संख्या में ई रिक्शा ना चले और एक बहुत व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ई रिक्शा का संचालन हो
इससे ई रिक्शा का जो हमारे चालक है उनको भी फ़ायदा होगा कि हर रूट पर उनको चलने का मौका मिलेगा और सवारी मिलेंगी। तो इससे आम नागरिकों को भी फ़ायदा है क्योंकि जाम दूर होगा और हर रूट पर उनको ई रिक्शा मिलेंगे। और दूसरा जो हमारे ई रिक्शा चालक हैं उनको भी इसमें आय में उनकी वृद्धि होगी। QR कोड तभी मिल पाएगा जब उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा, वैलिड लाइसेंस होगा। यदि ये 3 चीज़ नहीं है तो इसको QR कोड नहीं मिलेगा और QR कोड नहीं मिलेगा तो वो गाड़ी सड़क पर नहीं चल पाएगी। तो वाराणसी में लगभग 13,000 से अधिक ऐसे ई रिक्शा हैं जो फिट हैं और उन पर इस तरीके के QR कोड लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक विभाग के जो यहाँ पर जवान हैं वो QR कोड लगा रहे हैं। हमारे साथ टोटो रिक्शा चालक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किशन यादव। किशन जी, जो ये व्यवस्था है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है सर। बाहर की गाड़ियाँ नहीं आएगी और ट्रैफिक नहीं लगेगा, आराम से चलाएंगे। जो हमको एरिया मिला उसमें हम चलेंगे। अच्छा एरिया मिला है केदारखंड काशी में, हर हर महादेव, और उधर यात्री बहुत आते हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, आप ही के साथी बंधु हैं जो इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? जिसका कागज पत्तर नहीं होगा हो सकता है वो करे, बता नहीं सकते इसके बारे में। जो प्रशासन कर रहा है हम उससे संतुष्ट हैं। आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं जाम की समस्या खत्म होगी? बिल्कुल ख़त्म होगा। बाहर से गाड़ियाँ नहीं आएगा, दूर दूर से गाड़ियाँ जो आगे सिटी में शहर में कमाते थे वो नहीं कमाएंगे। आप जिस एरिया को उस एरिया में कमाओ। QR कोड लग रहा है उससे टोटो चालक संतुष्ट हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पास कागज नहीं है, यानी कि फिटनेस नहीं है। फिलहाल प्रतिदिन 1,000 से अधिक ई रिक्शा को QR कोड दिए जाएंगे और 13,000 से अधिक ई रिक्शा हैं जो फिटनेस है उनको QR कोड दिलाने की पूरी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट वाराणसी।